इसको कंप्लीट करेंगे और टाइम बचेगा तो हम मैप भी बना दे, नदी भी स्टार्ट करेंगे आज। बिहार का भौतिक विभाजन। कुछ ऐसा है हमारा। अब देखिए ये मैप को इसी तरह टिक 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 करके जो है बनाइएगा, ठीक है। मेन जो होगा पूरे बिहार के भौतिक विभाजन को 3 भाग में बांटा गया। पहले चीज़ों को समझ लीजिए फिर हम लिखाएंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको ऐसे बनाइएगा, ठीक है। जैसे पेज है ना, लाइए इसको, जैसे इस साइड बना लीजिए मैप, ठीक है। इस साइड बना लीजिए मैप, और इस साइड जो हम लिखाएंगे भौतिक विभाजन में उसको लिखना है, ताकि मैप से आपको क्लियर होते चले, ठीक है। अब देखिए बिहार के भौतिक विभाजन में मेनली रूप से हम लोग जब देखते हैं तो वो उसको 3 भाग में बांटा जाता है। सबसे उत्तर वाला भाग ये होता है उत्तर का, या डायरेक्ट इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं शिवालिक क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र। शिवालिक क्षेत्र, इसको लिखते हुए चलिए, शिवालिक क्षेत्र, या उत्तर का शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र, इसको तराई क्षेत्र भी कहा जाता है, तराई क्षेत्र भी कहा जाता है। ये दूसरा जो होता है वो होता है गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। और तीसरा सबसे दक्षिण में होता है, उसको दक्षिणी पठार या संकीर्ण पठार हम लोग कहते हैं। दक्षिण का संकीर्ण पर्वतीय क्षेत्र या पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र। अब देखिए थोड़ा सा जहां जहां बोलेंगे रुक करके 2 मिनट देख लेने का, वहां ले देख लेना। अब देखिए ये पूरे जो बिहार का मैप नहीं है ना, कहीं इसी में आएगा, लगाए नहीं है गूगल पे, कहाँ से। जैसे ये देखिए ये जो बिहार का मैप है ना, नहीं नहीं नहीं, ये जो बिहार का मैप है या ये जो बिहार की हम चर्चा कर रहे हैं, नाम वाम डिस्ट्रिक्ट उस्ट्रिक्ट सब भूल जाइए, एकदम ऐसे समझिए ये फिर हम जोग्राफिकल की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल नहीं। देखिए मैप 2 प्रकार का होता है, एक पॉलिटिकल में आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, देश का नाम, ये सब सारा होता है। और जो जोग्राफिकल होता है वो जोग्राफिक क्षेत्र को दिखाता है, कहाँ मतलब पठार, पर्वत, नदियाँ, पहाड़, ये सब सारा चीज़ होता है। 2 प्रकार का मैप, हम जोग्राफिकल की बात कर रहे हैं। तो ये जो पूरा बिहार जो बंटा हुआ है बिहार का, अब देखिए बिहार का ये जो जोग्राफी है वो भारत के जोग्राफी से अलग तो नहीं होगा, है ना। कहावत है कि मान लिया जाए
एक हम मतलब 1 बीघा जमीन में हम धान रोपे हैं, तो 1 बीघा जमीन में मान लिया जाए हम उसका 1 कट्ठा अगर हम भाग लेते हैं कहीं का, तो वो तो 1 बीघा का ना पार्ट होगा। जस्ट लाइक वैसा ही जैसा भारत का पूरा ज्योग्राफिकल क्षेत्र है, तो उसी का पार्ट ये भी है, बिहार भी है। अब देखिए क्या होगा कि जब आप ये जानते हैं कि इधर वाला पूरा एरिया क्या है, हिमालय है ना, इधर वाला पूरा एरिया क्या है भारत के। अगर हम विभाजन की बात करें, बैठिए, टाइम कितने बजे से होता है, तो देखिए ये जब पूरा हिमालय का क्षेत्र है, तो स्वाभाविक है कि बिहार का सबसे उत्तर वाला भाग भी उसी के अंतर्गत आता है, हिमालय हो जाएगा। अब देखिएगा हिमालय के बाद ये जो यूपी वाला और बिहार वाला जो क्षेत्र है, मतलब सबसे ज्यादा भारत का मैदानी क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है, गंगा के आसपास का है ना। आपको लोग पढ़े भी होंगे कि जब मगध का उत्कर्ष हो रहा था तो मगध शक्तिशाली बना, उसका एक बड़ा कारण ये भी था, यहाँ गंगा का मैदान था और गंगा के मैदान से क्या मिलता था, हाँ उपजाऊ जो है ये क्षेत्र ये सब होता था। तो उधर वाला तो एरिया हो गया आपका हिमालय वाला पार्ट, लेकिन इसके बाद जो बीच वाला ये एरिया है, ये जितना हम चर्चा कर रहे हैं, ये भारत का सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। ये अब ऐसे यहां से शुरू होता है पंजाब हरियाणा से, तो ये भी हमारा बीच वाला एरिया, तो बीच वाला बिहार में भी आएगा, ये एरिया आएगा ना, गंगा नदी जहां से शुरू होती है। इसके बाद सबसे लास्ट में आप देखिएगा इधर छोटा छोटा पहाड़, मतलब साउथ वाला जो शुरू होता है वो आधा मध्य प्रदेश से शुरू होता है, ऐसे छोटा नागपुर पठार, तो छोटा छोटा चला जाता है। यानी बिहार में भी, बिहार को भी अगर हम बांटते हैं ज्योग्राफिकल रूप से तो 3 भाग में बांटाता है। सबसे उत्तर वाला जो एरिया है वो शिवालिक, हिमालय 4 भाग में बांटता है ना। उसमें सबसे साउथ वाला क्या है, नया हिमालय, जिसको नाम दिया गया है शिवालिक हिमालय। तो बिहार चूंकि इधर वाला अटैच करता है, तो ये सारा का सारा एरिया इधर वाला, ज्यादातर ये एरिया है यहाँ पे। आप देखिएगा बिहार का जब मैप बनाइएगा तो ये बहुत ज्यादा इधर ऐसे उठा हुआ है, ठीक है, तब छोटा सा हो गया। जो भी, तो ये एरिया जो है ये शिवालिक या तराई क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। दूसरा जो एरिया है उसके बाद ये मोटा मोटी समझ लीजिए, जैसा मेरा हाथ जा रहा है यहां से लेकर के कुछ, गंगा नदी यहां एंट्री करती है। अच्छा ये मान लिया क्या है, ये आपका गंगा नदी है, गंगा नदी यहां एंट्री करती है, तो गंगा नदी के आसपास का ये पूरा क्षेत्र जिधर मेरा हाथ जा रहा है यहां से लेकर के यहां तक सब क्या है, गंगा का मैदान क्षेत्र है, ठीक है। और उसके 60 वाला सबसे नीचे दक्षिण का एरिया जो है, यहां से ये जो एरिया लेता है, ये सब क्या है, पठारी क्षेत्र है। तो पूरे बिहार इसी 3 भाग में बंटा हुआ है, क्लियर। अब देखिए इस 3 भाग को भी थोड़ा खंड खंड करके बांटेंगे, और उस खंड खंड करके वहां पे कुछ क्वेश्चन होता है तो हम लोग उसको करेंगे। अब इस तरह से जैसे जैसे हम बना रहे हैं, लिख रहे हैं, वैसे वैसे बनाइए, ठीक है। अब देखिए शिवालिक पहाड़ी जो होगा ये 3 भाग में बांटा है। पहला सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा हरहा या दून घाटी, क्या करना है, एक साइड मैप बना के छोड़ देना है, दूसरे साइड लिखना है, ठीक है, हरहा या दून घाटी। और तीसरा होता है रामनगर दून, तराई प्रदेश। और चौथा होता है तराई प्रदेश। ये शिवालिक वाला जो पहाड़ी क्षेत्र है, पूरा पहाड़ी क्षेत्र को हम लोग 4 भाग में बांटा गया, ठीक, लिखते चलिए, 4 भाग में बांटा गया। सोमेश्वर श्रेणी, हरहा या, उसके बाद सोमेश्वर श्रेणी के बाद हरहा या दून घाटी, फिर रामनगर दून, और सबसे लास्ट में होता है तराई प्रदेश, ठीक है।
गंगा नदी में जब हम आते हैं तो गति गंगा का क्षेत्र में आते हैं तो गंगा के मैदान को दो भाग में बांटा गया। गंगा के मैदान का जो गंगा नदी के उत्तर वाला साइड है पूरा, उसको कहा गया उत्तर का मैदान। और गंगा नदी के जो दक्षिण वाला एरिया है, जैसे मान लिया अगर ये नदी हम देखेंगे तो गंगा नदी मैदान तो गंगा नदी के पूरा आसपास वाला क्षेत्र है, मतलब इस साइड वाला और इस साइड वाला। गंगा नदी के उत्तर वाला होगा तो वो उत्तरी मैदान हो जाएगा, और गंगा नदी के जो दक्षिण वाला होगा वो क्या हो जाएगा, दक्षिण मैदान होता है। तो इसको मेनली रूप से हम लोग दो भाग में बांटते हैं, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। और दूसरा होता है दक्षिणी गंगा का मैदान। अब उत्तरी गंगा के मैदान का भी कुछ पार्ट होता है, उसको लिखते चलिए। उत्तरी गंगा के मैदान का भी कुछ पार्ट होता है। उपतराई या भावर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र या खादर क्षेत्र। मेन होता है तीन गो, खादर, बांगर और भावर। खादर, बांगर, भावर, ये सब क्षेत्र हो जाएगा। एक और होता है चौर या मन, ये लेकिन बहुत कम होता है, चौर या मन कहा जाता है। दक्षिण में, दक्षिण गंगा के मैदान में ज्यादा कुछ नहीं है, मोटा मोटी इसमें एक तो मैदान है और दूसरा आप देखने को मिलेगा टाल क्षेत्र। टाल क्षेत्र और ये जो पठारी क्षेत्र होता है ये भी मुख्य रूप से दो भाग में, एक इधर वाला पठारी क्षेत्र जो कैमूर के पठार होता है, कैमूर का पठार, और एक आपको बोले थे इधर छोटा नागपुर का जो पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट हो जाता है, सबसे पुराना पहाड़ी कौन सा था, खड़गपुर, खगड़पुर ने, खड़गपुर की पहाड़ी। पहाड़ी या छोटा सा पठार। और आइए लेट, ट्रैफिक था तो कितने बजे निकलते हैं घर से, और पहले भी तो निकल सकते हैं। जान ही रहे हैं कि 1.5 घंटा समय है, 9 बजे एकदम स्टार्ट हो जाएगा, हमारे पास और ज़्यादा टाइम नहीं है, तो कम से कम 1.5 घंटा भी तो लगे तो आपको कि हम कुछ सीखे हैं। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए इधर, ये शॉर्ट तो आप लिख लिए, अब इसका विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। ये पूरा का पूरा बिहार का जो भौतिक विभाजन है, बिहार को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया। बिहार को अब जब ऐसे कभी पूरा बिहार भ्रमण अगर किए होंगे या कीजिएगा, जैसे सिलेक्शन के बाद आपको बिहार दर्शन और भारत दर्शन के लिए ले जाया जाता है, और अच्छा होता है कि घूमने का पहला पैसा सरकारी पैसा से घूमिए, उसका एक अलग ही आनंद होता है। वो 1.5 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर जो लाइफ है ना, सबसे एकदम बेस्ट लाइफ होता है। वो आपको ले जाया जाएगा घुमाने के लिए, एकदम सब सुविधा, जो सुविधा भी आप नहीं सोचिएगा वो सब सुविधा मिलेगा, बस एक बार तैयारी करके वहाँ जाना। पूरे बिहार में जब जाइएगा, जैसे अगर आपका पोस्टिंग पश्चिम चंपारण या पूर्वी चंपारण या ये सब सीता, अब तो ये तो पता चल गया चंपारण, इससे पहले वाला क्लास मेरा इसमें कोई ऐसा थे जो नहीं थे, एक जो बिहार का क्लास किए थे पिछला क्लास, बाकी सारे लोग थे,
आप लोग नहीं थे, सिलेक्टर टेस्ट पास किए हैं तो कहाँ कौन दुनिया में रहते हैं? हाँ, तो आज ऑनलाइन कर लेते, क्या लग गए? गजब हाल है, नहीं आ पाए। तो अब ये पता है ना कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। तो जब भी आपकी पोस्टिंग उधर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण या ये सब एरिया, इन सब एरिया में होगा तो आपको वहाँ कुछ अलग चीज़ें दिखाई देगी। क्या अलग चीज़ें दिखाई देगी? जैसे आपको खुद लगेगा कि हमें ना एक मोटा मोटी पहाड़ पे हैं, मतलब उबड़ खाबड़ चीज़ें। बिहार का सबसे उठा हुआ जो भाग है वो ये सब उठा हुआ भाग, सबसे उठा हुआ भाग। क्यों? क्योंकि ये सब भाग ही किसका है? ये सब पहाड़ी का, वो हिमालय वाला पहाड़ी जो है उसका पार्ट है। ठीक है, बीच वाला जो है, मतलब वो बीच वाला मोटा मोटी आप इसे समझिए गंगा, और गंगा की जितनी भी सहायक नदियां जो हम लोग देखेंगे, आज हम लोग अगर करेंगे शुरू तो वहां देखेंगे, जो भी इधर गंडक उंडक से लेकर के महानंदा तक, और इधर सोन से लेकर के सबसे लास्ट नदी तक, क्यूल तक, ये सब मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि बीच वाला जो एरिया है वो क्या है? गंगा का मैदान है। ठीक है, और सबसे लास्ट जो पठारी क्षेत्र था वो क्या है? ये दक्षिण का पठार। अब इसमें क्या किया गया? थोड़ा पार्ट वाइज बांटा गया। जैसे मान लिया जाए एक एरिया इतना बड़ा है, मान लिया जाए, तो उस एरिया को 4 भाग में बांटा गया कि सबसे उत्तर वाला जो एरिया है वो, उसका नाम क्या है? सोमेश्वर श्रेणी। एक देखिएगा, जैसे जब पहाड़ी होता है ना, पहाड़ होता है, तो ज्योग्राफी पढ़ाया गया यहाँ, इंडियन ज्योग्राफी हुआ ना। अब देखिएगा हिमालय जो होता है, हिमालय का बहुत 1400 जो है मीटर लंबा चौड़ाई उसका है। अब पूरा चौड़ाई क्या है ना, ये बांटा हुआ है, श्रेणी में बांटा हुआ है। एक जो है पहाड़ी का एक एरिया चल रहा है तो लंबा 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 बहुत दूर तक चला गया। उसके बाद थोड़ा सा गहराई आया, फिर से पहाड़ी का एक एरिया, पहाड़ का एक क्षेत्र, एक चौड़ाई कुछ, फिर लंबा लंबा चला, तो इसी को श्रेणी कहा जाता है। जैसे मतलब है ना, मान लिया एक श्रेणी ये हो गया, फिर दूसरा श्रेणी ये हो गया, तीसरा श्रेणी, तो ऐसे श्रेणी होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इसको 4 श्रेणी में मुख्यतः बांटा गया। एक्चुअल में श्रेणी जैसा एक ही है, फिर धीरे धीरे ये उबड़ खाबड़ क्षेत्र आ गया। तो सबसे उत्तर में है सोमेश्वर की श्रेणी, इसको सोमेश्वर की पहाड़ी भी कहा जाता है। सोमेश्वर के पहाड़ी के बाद वाला जो क्षेत्र है उसको हरहा या दून घाटी। दून घाटी और श्रेणी में क्या अंतर है? दून घाटी आपको जैसे कभी, जैसे देहरादून वगैरह जाइएगा तो वहां एक मूवी आप देखे होंगे, सबसे पुराना मूवी था, आइए ना मां, और आइए 2-4 घंटा लेट सब। ये मूवी देखे थे राजा हिंदुस्तानी, रानी खेत, जो उसमें दिखाया गया एकदम कितना, जैसे आप लोग कभी घूमने उमने भी गए होंगे तो पूरा दून वो होता है एक्चुअल में कि जैसे आप जहां बोलिएगा ना तो उधर से आवाज आएगा, पूरा खाई टाइप का होता है। मतलब हम लोग इधर नहीं नसीब है, लेकिन उधर जाइएगा ना, शिमला उमला अगर आप लोग कभी घूमने जाइएगा तो बड़ा मजा आएगा, वो सब अच्छा क्षेत्र होता है। तो छोटा छोटा जगह वैसा है, हमारे यहाँ बहुत तो नहीं है लेकिन छोटा छोटा जगह। उसके बाद रामनगर दून, ये क्षेत्र में नाम दिया गया। और सबसे लास्ट वाला होता है ये तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र एक्चुअल क्या होता है? जब पहाड़ी मैदानी में एंट्री करता है ना, तो वो जो मेन जो क्षेत्र होता है, जैसे पानी उधर से आता है हिमालय से, जैसे हिमालय, ये हिमालय है, हिमालय से यहाँ पानी आ रहा है एकदम अंदर तक गया, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ इतना अंदर क्या, और इधर इधर क्या होता है? शुरू हो जाता है, मैदान शुरू होता है। तो वही होता है, मतलब मैदान का शुरू और हिमालय या पहाड़ी का सबसे इंड वाला भाग को क्या कहते हैं हम लोग? तराई। ठीक है, ऐसा एक क्षेत्र होता है। इसमें कुछ कुछ लिखा जाए, शॉर्ट लिख लिया, आप इसका लॉन्ग लिखिए। जैसे पहला शिवालिक क्षेत्र, पहला पॉइंट दीजिए शिवालिक क्षेत्र या तराई क्षेत्र। ये अब सबसे पहले भौतिक विभाजन लिखे है ना, अब उसमें लिखिए बिहार को संरचना के आधार पे 3 भागों में विभाजित किया गया है। फास्ट लिखिए, टाइम ज्यादा नहीं है, 9:30 बज गया, 1 घंटा मेरे पास है मात्र। बिहार को भौतिक संरचना के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला दीजिए उत्तर का शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र, एवं तराई क्षेत्र।
लिखिए इसका विस्तार पश्चिमी चंपारण की उत्तरी सीमा तक है। पश्चिमी चंपारण का सबसे उत्तरी सीमा तक, यहां से शुरू होता, यहां तक है, इधर से। लिखिए इसे 3 उपवर्गों में, या ऐसे लिखिए निम्न उपवर्गों में विभाजित किया गया। निम्न उपवर्गों में मतलब कि उत्तर का जो शिवालिक पर्वत है उसको कितना उपवर्ग में बांटा गया? 4 उपवर्गों में। डायरेक्ट लिखिए 4 उपवर्गों में इसको बांटा गया। निम्न मतलब क्या? 4 उपवर्गों में बांटा गया। पहला लिखिए सोमेश्वर श्रेणी, क ख करके लिखते चलिए। ऐसे लिखने बोले हैं, लाइन देकर के लिख रहे हैं। कैसे लिखा जाता है? लाइनिंग करके क्यों लिख रहे हैं? पूरा वाक्य लिखिए। 4 उपवर्गों में बांटा गया। पहला लिखिए, पहला कौन सा हो गया? यहां जैसे आप क ख दे करके भी लिख सकते हैं। जैसे ये तो हो गया एक ना, ये क ख ऐसे करके लिखिए सोमेश्वर श्रेणी। लिखिए बिहार की सबसे नवीनतम संरचना। हम पूरा वाक्य नहीं लिखाएंगे ताकि शॉर्ट लिख करके आपके पास टू द पॉइंट रहे। नवीनतम संरचना, सबसे पुराना कौन सा था? हाँ, बिहार का सबसे उत्तरतम श्रेणी उत्तरतम श्रेणी, इसका सर्वोच्च चोटी का नाम फोर्ट सोमेश्वर। क्या नाम है इसका? फोर्ट सोमेश्वर। इसका जो हाइट है, ब्रैकेट में ऊंचाई लिख लीजिए, 874 मीटर। बिहार का सबसे ऊंचा क्षेत्र यही है। ठीक है, इसका ऊंचाई कितना? कई बार एग्जाम में पूछा गया, 874 मीटर। ठीक है, नेपाल से बिहार, ऐसे लिखिए, यह नेपाल से बिहार को अलग करता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं। दर्रा मतलब समझते हैं क्या? पहाड़ को काट के जो रास्ता बनाता है। हाँ, लेकिन इसके कुछ प्रमुख दर्रे हैं, 2 गो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सोमेश्वर भिखना ठोरी दर्रा, सोमेश्वर भिखना, भिखना पहाड़ी वाला, भिखना ठोरी दर्रा। और दूसरा है मरवात दर्रा, मरवात दर्रा। ठीक है, सोमेश्वर से इतना ही। अभी देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था। अब क्वेश्चन क्या क्या रह सकता है? बिहार का सबसे ऊंचा भाग सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर का फोर्ट कितना? इसका ये पूछ सकता है, इसका दर्रा पूछ सकता है ना। अब जब भी कभी पश्चिम चंपारण पोस्टिंग होगा तो जा करके इन सब चीजों को आप देख सकते हैं। लोग उसी दर्रा से शाम में सुबह जाता है नेपाल, चढ़ा लेता है, फिर दिन भर रहता है, फिर शाम में आराम से आ जाता है। समझ रहे ना। दूसरा लिखिए हरहा घाटी या दून घाटी, हरहा घाटी या दून घाटी। इसमें लिखिए यह सोमेश्वर श्रेणी तथा रामदून के मध्य का क्षेत्र है। यह सोमेश्वर श्रेणी तथा रामदून के मध्य का क्षेत्र है, जहां ज्यादातर जलोढ़ मैदान का भाग देखा जाता है। यहां कुछ कुछ जलोढ़ मैदान का क्षेत्र होता है। अच्छा, कभी कभी क्रम भी सजाने के लिए दे सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तीसरा लिखिए, मतलब गो में लिखिए रामनगर दून। सोमेश्वर श्रेणी का दक्षिणतम भाग
संतपुर के निकट इसकी अधिकतम ऊंचाई 242 मीटर। संतपुर एक जगह है जहां पे इसका मैक्सिमम ऊंचाई है कितना मीटर? 242 मीटर। ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेनली रूप से लिखिए। घ चौथा तराई क्षेत्र। यह शिवालिक श्रेणी के दक्षिण एवं किसका? गंगा के मैदान का उत्तरी सीमा पर स्थित है। यहां 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होने के कारण एक दलदली क्षेत्र का, ऐसे लिखेंगे, कारण घने वन एवं दलदली भूमि का विकास हुआ है। घने वन एवं दलदली भूमि का विकास हुआ है। अब देखिए स्वाभाविक, आप देखिएगा कि मतलब जहां पहाड़ ये इंड करता है और जहां से मैदान शुरू होता है वहां एक मोटा मोटी नदी तो सकरा होता है, एक चौड़ा मैदान होता है जो दलदली क्षेत्र, मतलब वहां पानी हमेशा जमा रहता है। कारण क्या होता है ना कि मतलब सिर्फ ये पहाड़ी से बारिश का पानी थोड़ी, उसके साथ कंकड़ पत्थर आता है, तो उसका जो स्पीड होता है ना उसके कारण वहां क्या कर देता है, गहरा कर देता है और उसके बाद पानी जाता है। तो वो क्या होता है, गहरा और दलदली क्षेत्र बना होता है, वहां पानी लगभग समय में रहता है और चूंकि पानी हमेशा रहता है तो वन का भी जो है वहां विकास हुआ रहता है। ठीक है, तराई क्षेत्र। इसका कुछ क्षेत्र लिख सकते हैं मोटा मोटी, जैसे इस क्षेत्र का विस्तार ज्यादातर अररिया किशनगंज पूर्णिया तक है। मतलब शुरू से लेकर के कहां तक है, सबसे लास्ट कहां है, देखिए यहां अररिया किशनगंज पूर्णिया यहां तक। बिरजू, तो ये हो गया पूरा का पूरा क्या, ये शिवालिक क्षेत्र या तराई क्षेत्र। इसके बाद क्या शुरू होता है, हेडलाइन दीजिए, गंगा का मैदान लिखिए। गंगा का मैदान बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, गंगा का मैदान बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 96.27%, समझिए 96.27%। मतलब इतना उपजाऊ और ये मैदानी क्षेत्र है हमारे यहाँ, बावजूद भी हम किस स्थिति में हैं देखिए। 96.27% है टोटल भारत कहते हैं बिहार के क्षेत्रफल का। मतलब ज्यादातर क्या है, क्योंकि पूरा बिहार कोई इस तरीके से अभी नहीं, लेकिन आने वाला 100 साल 200 साल के बाद देखिएगा गंगा, चूंकि जब हमारे पास एसिड्स अपना हो जाएगा, हमारे पास पैसा जब हो जाएगा तो हम कैसे गंगा नदी का यूज करते हैं। ठीक है, लिखिए कितना क्षेत्रफल, इतना। यह उत्तर में शिवालिक श्रेणी से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ है। शिवालिक श्रेणी यहां से लेकर के पूरा एरिया कवर करते हुए कहां तक, छोटा नागपुर के पठार। यह उत्तर में शिवालिक श्रेणी से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ है। लिखिए, इस क्षेत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। कौन कौन, लिखिए।
उत्तरी गंगा का मैदान। देखिए, इसका निर्माण गंगा एवं उसके सहायक नदी या इसका निर्माण गंगा एवं उसके सहायक नदियों द्वारा जमा किए गए अवसाद से हुआ है। अवसाद मतलब समझते हैं, गंगा नदी और बाकी जो सहायक नदी है वो जो बाढ़ में जो अपना पार्टिकल्स लाता है ना, मिट्टी या उपजाऊ क्षेत्र, ये सब इसी से इसका क्या हुआ, हर बार बाढ़ आता है और इस सब क्षेत्र का में एक लेयर बनते चला जाता है, फिर बाढ़ आता है, फिर लेयर बनते चला जाता है, इस टाइप का। तो इसका निर्माण ही हुआ है कैसे? हाँ, तो जो अवसाद लेकर के आता है उसी से। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र कवर करता है, इसमें क्षेत्र लिखाने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि गंगा नदी कहां से कहां तक चलता है। ठीक है, अब इसमें लिखिए, इसको जो बांटा गया, इसको कितने भाग में हम लोग बांटे थे? 2 भाग में। तो पहला लिखिए पहला लिखिए ये बांगर प्रदेश, या डायरेक्ट लिखिए बांगर क्षेत्र। यह क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता है। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता है। यह क्षेत्र पुराने जड़ोर निक्षेप का क्षेत्र होता है। पुराना जड़ोर मिट्टी जो होता है ना, यहां पुराना जड़ोर मिट्टी होता है। दूसरा लिखिए खादर क्षेत्र। अच्छा, इसमें यह लिख सकते हैं, यहीं पे लिख लीजिए कि यह भी उपजाऊ होता है, इसको भी छोड़ दीजिए क्योंकि सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र होता है ये। क्यों? क्योंकि यहां प्रतिवर्ष बारिश पहुंचता है। लेकिन हाँ, इसके बाद दूसरा नंबर में ये होता है। ठीक है, तो लिखिए खादर प्रदेश, पहले लिख लिए खादर क्षेत्र। लिखिए यह नवीन जलोढ़ निक्षेप से निर्मित मैदान होता है, यह मैदान है जहां बाढ़ का पानी, यह नवीन जड़ोर निक्षेप का क्षेत्र होता है जहां नवीन जड़ोर निक्षेप से निर्मित मैदान होता है या मैदान है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है। यह सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है। बिहार की तो चर्चा करें, लिख लीजिए कोसी एवं गंडक के बीच एक मोटा मोटी, अब देख लीजिए इस एरिया से कोसी नदी आती है यहां से और गंडक यहां से। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र होता है ये सबसे ज्यादा जो है ये, लिखिए कोसी एवं गंडक नदियों के मध्य इसका सबसे अधिक विस्तार हुआ है। तीसरा लिख लीजिए भावर क्षेत्र। भावर, बांगर और खादर हो गया, भावर या इसको कहा जाता है उप तराई क्षेत्र। इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, चूंकि उत्तरी मैदान जो होता है ना, जैसे तराई क्षेत्र की शुरुआत, एंडिंग, तराई क्षेत्र एंड हुआ और मैदान का शुरुआत हुआ।
तो स्टार्टिंग वाला इसलिए इसको उपतराई क्षेत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ मिट्टी नहीं बल्कि ज्यादातर क्या पाया जाता है, कंकड़ पत्थर। तो लिखिए कंकड़ पत्थर या कंकड़ बालू के निक्षेप से बना हुआ क्षेत्र। निक्षेप समझते हैं, जो लाया जाता है नदी उदी में। कभी अगर बचपन में खेले होंगे बालू वालों में। कहाँ है जी, कोई है नहीं क्या? पानी भी नहीं भेजा ना चाय भेजा। देखिए कौन है। ठीक है। और सबसे लास्ट में एक लिख लीजिए, चौर या मन। चौर मन क्या होता है? हाँ, तालाब टाइप से। मतलब एक्चुअल में वो तालाब नहीं होता है, ठीक है, तालाब तो हम आर्टिफिशियल बनाते हैं, लेकिन उसी के जैसा होता है कि वहां पे हमेशा पानी जमा रहता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, उत्तर बिहार के मैदानी भाग में जलमग्न छोटे छोटे भूमि को चौर या मन कहा जाता है। मतलब जलमग्न, जो जल से हमेशा क्या होता है। उत्तर बिहार के मैदानी भाग में जलमग्न छोटे छोटे क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। एक दो नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखिए, बहादुरपुर व सुंदरपुर चौर, ये पूर्वी चंपारण में है। बहादुरपुर या सुंदरपुर चौर ये पूर्वी चंपारण में है। और एक लखनी चौर है पश्चिम चंपारण में। ये दो बिहार का महत्वपूर्ण चौर है। कौन कौन? पहला बहादुरपुर एवं ये है पूर्वी चंपारण में, और लखनी चौर है पश्चिमी चंपारण में। तो ये सब हो गया गंगा नदी के उत्तर वाला क्षेत्र को, जो गंगा नदी का उत्तर वाला मैदान था। ठीक है, अब हेडलाइन दीजिए, गंगा नदी का दक्षिणी गंगा का मैदान। लिखिए, इसमें पहले लिखिए, इसका विस्तार गंगा नदी के दक्षिण से छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग तक है। फास्ट लिखिए ना जी थोड़ा। इसका विस्तार गंगा नदी के दक्षिण से छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग तक है। इसका निर्माण, ऐसे लिखिए, जिसका निर्माण पठार एवं पहाड़ी, मतलब दक्षिण के पठार एवं पहाड़ी में बहने वाले नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। देखिए, जब आप बिहार को पढ़िएगा दक्षिण के, तो जैसे गंगा नदी का जो क्षेत्र है वो सबसे गहरा है। मतलब इधर भी बिहार उठा हुआ है ना, ऐसे है बिहार ऐसे, और दक्षिण में भी बिहार उठा हुआ है। यही कारण है कि इधर भी नदी किधर से किधर बहती है, ऊंचा से नीचा कि नीचा से ऊंचा की तरफ। स्वाभाविक है, ऊंचा से नीचा। तो ये वाला एरिया पूरा ऊंचा है, तभी तो इधर से नदी बह के कहाँ आती है। और दक्षिण वाला एरिया भी बिहार का उठा हुआ है, तभी तो दक्षिण वाला भी नदी के बह के कहाँ आती है। तो इधर से जो इतना भी नदी जाती है, मान लिया आप यहां से देखिए, इधर से जितना भी नदी जाती है वो कहां से निकलती है, तो पहाड़ी छोटा नागपुर पठार से, तो कैमूर के पठार से, इसी सब से निकलती है। आपको पता होगा ये सब। इधर सोन ऊन जो जाता है वो इधर से, मध्य प्रदेश से निकल करके आता है, इधर से आता है ना। तो ये छोटा, मतलब इधर दक्षिण वाला पठार से जो नदियां निकल के जाती है उसके द्वारा जो अवसाद ले जाया जाता है, उसी से ये गंगा नदी के इधर वाला ये मैदान का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है, उसी में से दूसरा लिख लीजिए महत्वपूर्ण, एक टाल क्षेत्र। लिखिए, गंगा के दक्षिण तटबंध से लगा हुआ गंगा के, कोई नहीं है क्या?
गंगा के दक्षिणी तटबंध से लगने वाली गहराई क्षेत्र को टाल कहा गया या टाल नाम दिया गया। पूरे विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र कौन सा है? कोई उस एरिया से होंगे तो पता चला, लिखिए। हाँ, वीवीआई कर लीजिएगा इसको। मोकामा के क्यूल हरोहर नदी घाटी में विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र है। मोकामा के क्यूल हरोहर नदी घाटी में। अभी बरसात का सीजन है, आप ट्रेन से जाइए कभी, है ना, पटना से जब उधर जाते हैं, हावड़ा वाला रूट में जाते हैं, तो देखिएगा कि गंगा नदी के दोनों तरफ जहां तक आपको नजर आएगा पानी ही पानी। उसमें सिर्फ एक ही फसल होता है, जब ये पानी सूखता है कार्तिक के आसपास, कार्तिक महीना जब धान वन कटनी होता है तो उस समय, और इसमें दलहन फसल लगाया जाता है। और दलहन फसल सबसे ज्यादा यहाँ पे उपजता है उस क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि हर साल बारिश होता है, गंगा में आके पानी डिक लग जाता है ना, उधर का पानी खिंचा नहीं पाता है नदी के माध्यम से धीरे धीरे, तो वो टाल बन जाता है और धीरे धीरे वही पानी वहीं रहता है, जमते जमते क्या हो जाता है, सूख जाता है। बीमारी भी होता है, तो इसलिए कभी अगर उधर गए होंगे आप लोग तो देखे होंगे ये टाल क्षेत्र। तो ये हो गया आपका गंगा का मैदान। क्लियर? अब आते हैं हम लोग दक्षिण का पठारी क्षेत्र। हेडलाइन दीजिए, दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र। यह बिहार का सबसे प्राचीन भूखंड है। पानी लाइए तो थोड़ा, बढ़िया है ना? कोई नहीं। आरओ का है कि बोरिंग का है? क्या लिखे? प्राचीन भूखंड है जिसका विस्तार पश्चिम में कैमूर जिला से लेकर पूर्व में मुंगेर एवं बांका जिला तक है। मतलब यहां से लेकर के कहां तक है? यहां तक। अरे पूर्व में कैमूर से लेकर के, हाँ, पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व में कहां तक? बांका मुंगेर तक है। बिहार के पठारी क्षेत्र को मुख्यतः दो भाग में बांटा गया। कौन कौन? लिखिए, कैमूर का पठार बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित विंध्याचल पर्वत का भाग मध्य प्रदेश के जबलपुर से बिहार के रोहतास तक, मध्य प्रदेश के जबलपुर से लेकर बिहार के रोहतास तक विस्तार अपर्दन के कारण उबड़ खाबड़ सतह का निर्माण, अपर्दन के कारण उबड़ खाबड़ सतह द्वारा निर्मित, लिख ली, सतह द्वारा निर्मित सोन नदी द्वारा छोटा नागपुर पठार से यह अलग होता है। जैसे कि समझ लीजिए इधर है
छोटा नागपुर का पठार है, इधर है कैमूर का पठार आ रहा है, बीच में मुख्य रूप से कौन आता है? सोन नदी। तो सोन नदी के द्वारा ही ये किससे अलग होता है? छोटा नागपुर के पठार से। तो जो कैमूर का ये जो क्षेत्र है ना, आप इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़िएगा, जो जो क्षेत्र है, ये एक्चुअल में कौन सा, हम क्या बोले थे, कौन सा चट्टान? विंध्याचल का चट्टान। तो विंध्याचल का चट्टान कहाँ है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ये क्षेत्र पूरा एरिया है विंध्य के चट्टान का, विंध्याचल का पर्वत। ठीक है, मतलब विंध्याचल पर्वत ही लकीर है उत्तर भारत और दक्षिण भारत का। विंध्याचल पर्वत के उत्तर वाला जितना क्षेत्र वो सब किसका? उत्तर भारत। और विंध्याचल पर्वत के दक्षिण वाला क्षेत्र सब किसका? दक्षिण भारत। ये हो गया। उसके बाद लिखिए दूसरा कौन सा था? कैमूर पठार हो गया। खड़गपुर पहाड़ी। लिखिए खड़गपुर की पढ़ी। भूतात्विक दृष्टिकोण से यह अत्यंत प्राचीन पहाड़ी है, अर्थात बिहार का सबसे प्राचीन क्षेत्र है। यह कोडरमा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। कोडरमा पठार कौन सा, कहां का? यह कोडरमा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। तथा पूर्व में बांका जिला एवं दक्षिण में बांका जिला एवं दक्षिण में जमुई जिला तक इसका विस्तार है। तो ये जो था, ये मोटा मोटी बिहार का भौतिक विभाजन, मोटा मोटी क्या क्लियर ही हमने पूरा क्लियर कट किया। अब आपके दिमाग में होना चाहिए, ये सब चीज बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 भाग में बिहार को बांटा गया। हम लोग क्या इसको थोड़ी ना ये करके आते हैं, 3 भाग में बांटा हुआ है। कहाँ कहाँ? तो ये क्षेत्र है, ऊपर वाला क्षेत्र है, हिमालय वाला भाग है, बीच में मैदान है और दक्षिण में क्या है? पठार है। थोड़ा थोड़ा पार्ट बाय पार्ट बांट करके इसको देख लेना है क्या होता है। इसी से संबंधित प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है? सब आसान प्रश्न होता है। इसके बाद मेन हेडलाइन दीजिए बिहार की नदियां, जहां से ज्यादा प्रश्न होता है। एक बिहार का मैप बनाइए बढ़िया से। अभी 40 मिनट है हमारे पास। मैप बनाइए बड़ा, उसमें छोटा नहीं, उतने बन जाएगा। ये सबसे बड़ा मैप बनाइएगा, पूरा मैप होना चाहिए। पॉसिबल हो तो ऐसे इसको बनाइए, दोनों पेज ऐसे कर लीजिए और चौड़ा करके बनाइए। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है।
ये बिहार की नदियां, ये बिहार का मोटा मोटी मैप है और ये बिहार की मुख्य नदी जो है गंगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैप हम लोग बनाते चलते हैं और मैप के बाद इसको लिखाएंगे जिस तरह से मैप बनाए मैप। अब देखिए गंगा नदी, देखिए करना क्या है, एक पेज में मैप बनाना है और दूसरे साइड में लिखना है। ये है गंगा नदी और गंगा नदी बिहार का ही नहीं बल्कि भारत का नहीं कहता है जीवनोद्धार वाला नदी, वो नदी है ये। इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है वो जब हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तब। अब देखिए मुख्य नदी तो हमारा हो गया गंगा नदी। गंगा नदी जहां से कहां से निकलती है, गंगोत्री से। बिहार में जब वो एंट्री करती है, ये देखिए क्या नहीं है, ये देखिए यहां है ना, ये नदी है गंगा नदी, यहां से देखिए आ रही। बिहार में जब ये एंट्री करता है तो उस जगह का नाम क्या है, बक्सर। ये एरिया कौन सा था बताइए, तो हम बता दिए तब ये पूछते हम, ये बक्सर। अब बक्सर का जो ये जगह है उसका नाम क्या है, चौसा। तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यहां पे एक युद्ध भी हुआ था, किसके बीच में, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। इसकी टोटल लंबाई जो है वो 25 किलोमीटर, लेकिन बिहार में कितना, 4-4-5, मतलब 25 किलोमीटर में बिहार में जो इसकी लंबाई कितना है, 4-4-5। गंगा नदी बिहार के टोटल ये सबसे लंबा नदी है और ये पूरा डिस्ट्रिक्ट को देखा जाए तो ये टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज्यादा गंगा नदी का जो विस्तार है वो किस जिला में है, तो लगभग भागलपुर और पटना दोनों में सेम था, लेकिन 2 किलोमीटर ज्यादा था किसका, पटना का। तो ये सब चीज फैक्ट है, ये सब देखेंगे, लेकिन ये सब अभी इस पे विशेष चर्चा नहीं। अब देखिए गंगा नदी को जो हम लोग पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की नदी को हम लोग जानते हैं। एक गंगा में जो उत्तर से आकर के नदियां मिलती है वो, और एक जो दक्षिण में आकर के नदियां मिलती है वो। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर से आने वाली नदियां जो गंगा में मिलती है उसको बनाना शुरू करते हैं। तो इस इधर से सबसे, मतलब ये हो गया उत्तर और ये हो गया क्या, पश्चिम। तो हम लोग पश्चिम से पूरब जाएंगे। तो सबसे पश्चिम से जो गंगा नदी में आकर के नदी मिलती है वो कौन सा है, देखिए ये नदियां हैं। इसका नाम कहीं नहीं दिख रहा है ना, इसका नाम क्या है, घाघरा, घाघरा या घग्गर नदी। तो ये की ना हुआ, हाँ एक ही नाम है, घग्गर नदी या उसको घाघरा नदी कहीं। तो ये सबसे पश्चिम, मतलब उत्तर में सबसे पश्चिम से आकर के मिलती है। ठीक है, इसी तरह से इसको बनाते चलिए। हम एकदम सीधा लिखे, हम जैसे जैसे हम लिख रहे हैं इसका जो इस सीमा रेखा पे हम दिए हैं, इसका कुछ कारण है, ऐसे कर दिए। क्या कारण है, कारण ये है कि ये उत्तर और बिहार के बॉर्डर लाइन को क्रॉस करने वाली 3 नदियां हैं, एक घाघरा और एक गंगा आती है वो, और ये सबसे इधर से आती है कौन, तो हम बना रहे हैं सीमा रेखा पे और आप जो है इधर लपेट दिए। तो मैप जैसा हम बना रहे हैं वैसा बनाइए एकदम ध्यान से।
ये आपका जीवन भर का मैप बन रहा है, समझ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया घाघरा नदी। अब इसमें देखिए मुख्य रूप से दो चीजें आपको याद रखना होता है कि जो भी नदी गंगा को टच करती है तो उस नदी का ओरिजिन स्थल कौन सा है और वो गंगा को कहां आकर के गंगा में मिलती है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। अब इससे घग्गर नदी निकलती कहां से? एक जगह है तिब्बत का क्षेत्र, उसका नाम है माप चाचुंगो। क्या नाम है? माप चाचुंगो। तो यहां पे लिखना है, मतलब ऐसे बनाना है, ये मान लिया ऐसे बना लिए, एक घग्गर नदी है, इसको ऐसे यहां गोल कर लीजिए। गोल मतलब हो गया वहां से निकल रहा है। अक्सर नदियां हिमनद से ही निकलती है। हिमनद नदी समझते हैं? नदियां, अच्छा गंगा में कहां से पानी आते रहता है? हमेशा ग्लेशियर मेल्ट होता है, स्वाभाविक है। इतना ना बर्फ ज्योग्राफी, जब अब तो बिहार ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू करेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी तो पता चल जाएगा। और पढ़ाए थे ना ज्योग्राफी यहाँ पे? नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ एडिटोरियम पढ़ाए थे। ठीक है, तो चूंकि होता क्या है ना कि जब आप बीपीएससी तक पहुंचते हैं ना, उस सीमा रेखा तक, तो आप सारे सब्जेक्ट का ऑल अंडर हो जाते हैं। मेन देखिए क्या होता है कि अब उतना क्या जानेंगे, ये वर्ल्ड है, मतलब दुनिया है ना, दो भाग में बांट दिए। ये कौन सा क्षेत्र होता है? इक्वेटोरियल एरिया होता है। इक्वेटोरियल एरिया सनलाइट डायरेक्ट यहां पड़ रहा है, तो यहां हमेशा गर्मी रहता है, बारिश भी होता है। ये सब एरिया पूरा क्या है? बर्फीला क्षेत्र है, ध्रुवीय प्रदेश, पूरा ध्रुवीय प्रदेश। लेकिन हो क्या रहा है कि धीरे धीरे हमारे यहां जो गैसेस हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? कुछ नहीं, एकदम एक शब्द में ये समझिए, ऊपर से सनलाइट आता है, उसका 35 से 40% जो उसका किरण होता है, उसको कौन? पृथ्वी ऑब्जर्व करता है। उसके बाद जब पृथ्वी छोड़ता है तो फिर से वो किरण ब्रह्मांड में नहीं जा पाता है, वायुमंडल को क्रॉस नहीं कर पाता है, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारा मोटी मोटी परतें हैं गैस का बना हुआ, वो इसको रोक लेता है, जिसके कारण हमारा वायुमंडल क्या होता है? गर्म होता है। और जैसे जैसे वायुमंडल गर्म होता है, हमारा क्या होता है? बर्फ जो है, ग्लेशियर क्या होता है? पिघलता है। और वो हमेशा, ऐसा नहीं गंगा नदी में कभी पानी खत्म होगा ही नहीं। तो ये सब बहुत सारा कारण ज्योग्राफी में, तो हम वहां पे नहीं जाएंगे। तो मोटा मोटी समझिए, जो ये बर्फ है वो मेल्ट हो रहा है, मेल्ट होने के बाद उसमें पानी निकल रहा है, और पानी से क्या हो रही है? नदियां बह रही है। तो ये घग्गर नदी जहां से निकलती है उसका नाम क्या है? तो लिखते चलिए, मापचा चुंगो हिमनद, ब्रैकेट में लिख लेना है क्या? तिब्बत में ये मापचा चुंगो। अब ये बिहार में कहां आकर के मिलती है? तो छपरा सारण में। वैसे जगह का नाम है एक रेविलगंज, लेकिन वहां पे नहीं जाना है। ये जो बिहार में यहां पे आपके मिलती है, सारण परमंडल भूल गए कि याद है? याद है, गोपालगंज इधर है, सारण। और वो जगह का नाम क्या है? छपरी नहीं, छपरा। तो एक नदी हो गया क्लियर। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें देखिए क्या पूछेगा, करम वरम बाद में देखेंगे। मतलब जो घाघरा नदी है वो कहां से निकलती है? तो निकलती है मापचा चुंगो तिब्बत से। और गंगा नदी में कहां से मिलती है? तो सबसे पहले सारण नदी का आपका ओरिजिन स्थल और गंगा में मिलने वाला स्थान आपको याद रखना पड़ेगा, पूरा टोटल नदी का। ठीक है। दूसरा नदी जो सबसे महत्वपूर्ण है उसका नाम क्या है? गंडक। गंडक नदी दो है, एक बूढ़ी गंडक, एक गंडक। अब ये जो गंडक है इसको यहां बनाते हैं ऐसे, है ना। तो गंडक जो नदी जो है, अच्छा प्रत्येक नदी में बहुत सारा जो है फैक्ट होगा, वो फैक्ट पे बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग एक एक फैक्ट देखते हैं। अब गंडक नदी निकलती कहां से है? बिहार से निकलती है, नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है। कहां से निकलती है? तो लिखिए वहां पे, ये नदी बनाइए। अच्छा नदी का नाम लिखते चलिए, कौन सा नाम हो गया भाई?
गंडक, चाय लगता है अमेरिका से आ रहा है क्या? हाँ, गंडक, गंडक नदी निकलती है कहां से? अन्नपूर्णा श्रेणी से। और गंगा में आकर के कहां मिलती है? हाजीपुर में एक जगह है जिसका नाम है पहलेजा की पहाड़ी। ठीक है, हाजीपुर में पहलेजा की पहाड़ी जगह कहां है? ये हाजीपुर। हाजीपुर कहां, कौन डिस्ट्रिक्ट भाई? इधर लगता है तो भाई ये गंडक नदी निकलती कहां से है? अन्नपूर्णा की पहाड़ी से, और मिलती कहां पे है? जगह का नाम दे देगा, हाजीपुर नहीं, पहलेजा घाटी। पहलेजा घाटी पहाड़ी लिख दे। पहलेजा घाटी के पास आकर किससे मिलती है? गंगा नदी। अब और बनाइए छोटा, उसमें हो जाएगा ना पूरा। ये तो है नहीं, बोले बड़ा वाला बनाइए। देखिए ये देखिए कितना अच्छा बना रही है, पूरा 2 पेज का बनाइए। हाँ, उसी तरह से हम बोलते हैं तो एक बार में समझ में आता नहीं है ना। गंडक नदी हो गया। अब लिखिए बूढ़ी गंडक। ये सबसे लंबा चलने वाला नदी है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी है लेकिन बड़ा लंबा चलती है, बड़ा दूर से आती है। अब देखिए, मान लिया बूढ़ी गंडक नदी हम बनाते हैं तो ये बहुत दूर तक आती है। नदी का नाम क्या हो गया? बूढ़ी गंडक। अब इसका ओरिजिन कहां है? पश्चिमी चंपारण का एक जगह है। पश्चिमी चंपारण में सबसे बड़ा का श्रेणी कौन सा था? सोमेश्वर की श्रेणी। तो सोमेश्वर की श्रेणी ही मेन है, लेकिन उसका जो एक्चुअल वहां पे जगह का नाम है, उसका नाम क्या है? चौतरवा चोर। ठीक है, उद्गम स्थल इसका हो जाएगा चौतरवा चोर, सोमेश्वर की पहाड़ी। इसके बाद इसको गंगा में मिलने को लेकर के कंफ्यूजन है, लेकिन हम लोग दोनों स्तर से तैयार हो जाएंगे। कंफ्यूजन क्या है? पहले पता चलता था कि ये नदी डायरेक्ट गंगा में मिलती है, लेकिन धीरे धीरे इसका चेंज हुआ और ये इसके बाद जो नदी आती है उस नदी में अटैच हो जाता है ना। लेकिन दोनों स्तर से देखेंगे तो 2 जगह इसका नाम ले लीजिए, एक ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक जहां पे मिलती है उसको आप देख लीजिए, मुंगेर एक जगह है वहां पे गंगा नदी में, या दूसरा एक जगह है खगड़िया के पास जिसका नाम है गोगरी। हाँ, नाम सुने है ना, गोगरी। तो ये दोनों जगह मिलती है। मुंगेर के उत्तर साइड, ऐसे ही मुंगेर के उत्तर ही है खगड़िया, तो खगड़िया का एक्चुअल जगह है कौन सा? गोगरी। तो
ये 3 नदी हो गया। इसके बाद जो नदी है उसका नाम क्या है? बागमती। बागमती नदी। तो लिखिए, बागमती नदी कहां से निकलती है? नेपाल के महाभारत श्रेणी के शिवपुरी से। नेपाल के महाभारत श्रेणी का एक क्षेत्र है, जगह है, उसका नाम है शिवपुरी श्रेणी, शिवपुरी। और ये आकर के मिलती है गंगा से इसको भी गंगा में नहीं मिलाते, नहीं, इसको अभी छोड़ देते, ये उससे पहले कोसी में मिलते थे। चलिए, उद्गम स्थल पता चल गया, कौन सा? शिवपुरी श्रेणी, नेपाल के। तो ये हो गया बागमती। बागमती के बाद एक और नदी निकलती है जिसका नाम है कमला, और कमला नदी भी निकलती है वहीं से जहां से ये निकलता है। कमला नदी भी निकलती है वहीं से जहां से ये निकलता है। इसको भी छोड़ देते हैं, कहां क्या मिलती है उसको बाद में देखते हैं। उसके बाद आते हैं बागमती हो गया, कमला हो गया, इसके बाद कोसी नदी। नेक्स्ट बनाइए, कोसी और थोड़ा इधर जाएगा, कोसी नदी। अब कोसी नदी कहां से निकलती है सब किसी को पता होगा, सबसे ज्यादा गुस्सा करने वाली नदी है ये, इसलिए ये निकलती है गोसाई धाम से। सप्त कौशिकी, गोसाई धाम, सप्त कौशिकी। नेपाल में इसको सप्त कौशिकी नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वहां से निकलता है। अब देखिए होता क्या है, पहले इस चीज को समझिए, इसको क्यों नहीं गंगा में मिला है। अच्छा, ये गंगा में मिलती कहां पे आके है कोसी नदी? कटिहार के कुर्सिला नामक जगह में। कहां पे? कुर्सिला या कुर्सिला कहा जाता है, कटिहार। अब देखिए ये तो आके मिलती है। आप एक चीज समझिए, ये जो बागमती नदी है जब ये वहां से चलती है तो बेगूसराय जब जगह पहुंचती है तो ये मिल जाता है किससे? इसका एक भाग बूढ़ी गंडक में, ठीक है। कमला नदी जब आती है तो इसका एक भाग मिल जाता है कोसी में और इसका एक भाग मिल जाता है बागमती में।
इसलिए डायरेक्ट अगर कहा जाए तो ये दोनों नदी डायरेक्ट गंगा में नहीं आती है, इसलिए हम इसको छोड़े थे। देखिए बार बार कंफ्यूजन होता है, ये समझ लीजिए। और इसमें कोई बुक आपको ये सब चीज क्लियर नहीं करेगा। हम लोग कम से कम सब चीज के जो बिहार का ऑथेंटिक अपना है वहां पे जाकर के इसको क्लियर किए। बागमती नदी डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है। बागमती नदी बेगूसराय के आसपास कहां मिल जाती है? बूढ़ी गंडक में। उसी तरह से जब कमला नदी आती है तो वो भी डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती। कमला नदी का एक भाग मिल जाता है कोसी में, और कोसी के सहारे गंगा में, और एक भाग उसका चला जाता है, मतलब पार्ट जो बन जाता है वो। इसलिए ये दो नदी बहुत महत्वपूर्ण नदी नहीं है। इसमें बहुत कम पानी या बहुत मतलब बरसात उरसात हुआ तो थोड़ा बहुत हुआ तो हुआ, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता। कोसी नदी के बारे में क्या कहना? बिहार का शोक इसलिए जो उस एरिया से कोई है नहीं है। बिहार को सबसे ज्यादा अगर डैमेज किया है तो कोई कोसी नदी किया है, क्योंकि 67 का मेरा सेंटर जो पीटी का था वो सुपौल दिया, और सुपौल कोसी नदी को क्रॉस करके ही आना होता है। तो हम देख रहे थे इस नदी के बारे में, मतलब इतना चौड़ा इसका है, कहा जाता है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रास्ता जो है चेंज कर लेता है। 5 साल पहले इधर से बह रही थी तो पता चला 5 साल बाद इधर चली जाएगी। मतलब मार्ग बदलने वाली नदी इसको कहा जाता है, और बिहार का शोक तो कहा ही जाता है। ठीक है, तो अभी हम नदी पे डिटेल नहीं जा रहे, अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि निकलती कहां से और मिलती कहां से। इसके बाद सबसे मतलब अंत इधर वाला में, जैसे इसको उत्तर का जैसे पश्चिम से शुरू किया, सबसे पूर्व का नदी एक है, उसका नाम क्या है? महानंदा नदी। महानंदा, आनंद देने वाली नदी। ये कहां से निकलती है? दार्जिलिंग का एक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में, उसका नाम है महाल्दीराम की पहाड़ी। महाल्दीराम, तो मां छोड़ दीजिए, हल्दीराम याद रहेगा, है ना, हर किसी को याद रहेगा। तो महाल्दीराम की पहाड़ी से निकलती है। ये सब घूमने का मौका मिलेगा। दार्जिलिंग ले जाएगा, चढ़ाएगा आपको ऊपर, मतलब पेड़ पे नहीं, एथी पे, पहाड़ी पे। सिलेक्शन एक बार लीजिए ना, दुनिया का असली मजा उसी में है। जो मजा आएगा बस वहीं पे, फील्ड में तो जो होगा होगा ही। समय है कि हो गया? 9:30 बज गया, 15 मिनट भी और है। तो निकलती कहां से है? दार्जिलिंग के हल्दीराम पहाड़ी से, और ये आकर के कहां मिलती है? किशनगंज। अरे किशनगंज में एंट्री करता है बिहार में। गंगा में कहां मिलती है? हाँ रिचा, तो ये कहां से निकलती है? मिलती है कहां गंगा में? जगह वो तो पता है, कटिहार। जगह का नाम नहीं पता? मनिहारी। कटिहार के मनिहारी। हाँ? अरे किशनगंज में बिहार में एंट्री करता है बॉस। तो पिछला क्लास में आए थे कि नहीं? किशनगंज कहाँ है और उसके बाद क्या है? नीचे। अच्छा, किशनगंज के ऊपर भी कोई है क्या? तो नेपाल काहे ले जाएंगे? किशनगंज के नीचे पूर्णिया,
और पूर्णिया के नीचे कटिहार, तो गंगा नदी कहाँ जाती है? तो इसमें क्या कंफ्यूजन है? हो गया ना क्लियर? चलिए, तो मनिहार कटिहार, तो हल्दीराम की पहाड़ी, मतलब हल्दीराम, आप लोग मनिहारी समझते हैं जी क्या होता है? नहीं समझते हैं? गांव में आप लोग रहे नहीं? गांव की जो महिलाएं या लड़कियां आज से 10 साल 20 साल 25 साल पहले जो कितकित खेल करके अपना जिंदगी शुरू करती थी, कितकित वाला समझते हैं? नहीं समझते हैं? अब गोटी मुरा ऐसे तो उन लोग के लिए ना गांव में एक फेरी वाला आता था, मनिहारी उसको कहा जाता था। जितना भी कॉस्मेटिक का सामान होता है वो सब वही लेकर के आता था। अब ना लोग है ना, भीम आटर, कौन आटर, कहाँ जो है चल जाता है। समझ गए सब? खैर, मेरा काम था पढ़ा देना। अब देखिए, इधर से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या पूछेगा? पहला चीज, गंगा नदी में उत्तर से, देखिए अब दो चीज यहां पर पूछता है, उत्तर की ओर जाने वाली नदियां, गंगा नदी में, या डायरेक्ट पूछेगा उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर इधर से हो जाएगी, ये नदियां हो जाएगा। लेकिन उत्तर से आकर के मिलने वाली नदियां कौन सब हुआ? उत्तर से आकर के नदियां ये सब हुआ। ठीक है, अब आपसे पूछ देगा इसी तरह से दक्षिण से भी कुछ नदी आती है, तो पहले हम दक्षिण की नदियां की बात करते हैं। तो ये लिख लिए पूरा उत्तर की नदी। अब मोटा मोटी क्या गो नदी हुआ? 6 कौन बोला? आप भूल गए काग नदी का? 1 2 3 4 5 6 7, आपको 6 कैसे नजर आ रहा है? मिल गया तो 2 नदी है ना। जब आप कर रहे हैं भाई, क्या बात है? झगड़ा उड़ करके आए क्या किसी से? महिला मित्र मेरा है कि नहीं? नहीं है, जरूरत है आपको। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग दक्षिण की नदियां। तो उत्तर की नदी हो गया। अब देखिए, जितना महत्वपूर्ण उत्तर की नदी है उतना महत्वपूर्ण दक्षिण की नदी है कि नहीं? नहीं है। कुछ एक नदी को छोड़ दिया जाए तो इधर की जो नदियां हैं आपको देखने को मिलता होगा कि अच्छा, इसमें गंगा के इस पार वाले कितने लोग हैं? पटना गंगा के इस पार है। गंगा के इस पार वाले जितना लोग वो ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि पता चलता है कि बिहार का जो है ना रिच जो है इधर ही है। हम लोग गंगा के दक्षिण वाले हैं। यहाँ पे नदियां होती है बरसात में या फिर नहीं होता, इसलिए बिहार में सूखा जो पड़ता है। मतलब बिहार को कैसा वरदान मिला है देखिए, मतलब एक बार तुमको पानी से डुबा देंगे और ऐसा होगा कि पानी देंगे ही नहीं, मतलब इधर बाढ़ आ जाए और इधर क्या हो जाए? सूखा। इस बार बहुत सालों के बाद हम लोग के यहाँ जो धान का रोपनी हुआ वो मतलब बारिश के पानी से हुआ, ये सिचुएशन बना हुआ। बचपन में जिस नदी में खेल करके हम लोग बड़ा हुए वो नदियां आजकल पता नहीं चलता है कहां, पानी उनी है, ये नहीं है कुछ। तो ये स्थिति है। तो इधर की जो नदियां, हाँ यहाँ पे एक दो कुछ नदी आएगा जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो है सर को ही होता है। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो इधर वाला क्लियर हो गया। अब हम लोग इधर से शुरू करते हैं क्योंकि टाइम भी थोड़ा कम है। अब देखिए, ये हो गया। अब हम बिहार के दक्षिण की नदी की बात करेंगे और वो चलेंगे किधर से किधर? पश्चिम से पूरब। ठीक है, तो इधर जो ये नदियां आती है, जिसके घर में ये आ गई है ना, उसका घर का नाश होना तय है। तो इधर से घाघरा पहन के आई, इधर से नाश की, तो इधर का नाम होता है इसका कर्मनाशा। समझ रहे हैं ना? भावार्थ को समझना है। कर्मनाशा नदी। अब कर्मनाशा नदी निकलती कहां से है? कैमूर के पहाड़ी का एक जगह है, कैमूर जिला के एक स्थान का नाम है सरडाग। सरडाग। वैसे ये विंध्याचल से आती है, लेकिन याद रखिए मोटा मोटी सरडाग कैमूर का ही पहाड़ी का एक क्षेत्र है। और ये भी आकर के मिलती है कहां पे? बिहार में 2 नदी है जो कहां मिलती है? चौसा में।
तो देखिए, एक इधर से आने वाली घाघरा, एक इधर से आने वाली कर्मनाशा, और एक बीचों बीच आने वाली कौन? गंगा। तो बिहार का ही नहीं बल्कि पूरा भारत का, बिहार का सबसे पवित्र नदी कौन सा? क्यों पवित्र? हाँ, देखने में पवित्र लगे ना लगे, बिहार का सबसे पवित्र नदी गंगा। तो उसी तरह से सबसे अपवित्र नदी कौन? कर्मनाशा। जैसे भी जो जिसका नाश करे वो अपवित्र तो होगा ही। तो सबसे अपवित्र नदी कौन? तो ये निकलती कहां से है? जगह का नाम सारोडाग, सारोडाग। और मिलती कहां से है? चौसा में। इसके बाद सबसे दक्षिण में, मतलब जैसे उत्तर में तो महत्वपूर्ण, ये दोनों को छोड़ दिया जाए बाकी लगभग नदियां महत्वपूर्ण थी, लेकिन दक्षिण में सबसे महत्वपूर्ण नदी मात्र एक है, और उसका नाम क्या है? सोन नदी। और सोन नदी निकलती कहां से है? अमरकंटक, मैकाल पहाड़ी, मध्य प्रदेश से। और बिहार में आकर के गंगा में कहां मिलती है? चलिए, सोन नदी बहुत एकदम इधर से आती है, यहां से अमरकंटक पहाड़ी से जने जने आती आती ऐसे आती। देखिए ये है इधर से सोन नदी है ना, दिखाई दे रहा है ना कितना लंबा चौड़ा है। तो सोन नदी इधर तो ज्यादा जगह नहीं है, तो आती है अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी से आती है सोन नदी, बहुत लंबा दूरी तय करते करते। और बिहार का पटना, पटना का एक ब्लॉक है जिसका नाम क्या है? मनेर। पटना के मनेर में आकर मिल जाती है। कोई देखे हैं सोन नदी को? देखे आप लोग? उधर क्या है का मनेर का ही है? नहीं, मनेर है। देखे हैं कैसा होता है नदी? गए हर नदी ना देखे हैं। सही है, चलिए। अब देखिए, सोन नदी दक्षिण से आने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी में से एक है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण नदी है ये। प्रत्येक नदी में ना कुछ और है, मतलब फैक्ट है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ हम देख रहे हैं कहां से निकला कहां मिला, कहां से निकला कहां मिला। तो ये निकला कहां? अमरकंटक की पहाड़ी से, और मिला कहां? मनेर, पटना। हो सकता है पटना ना दे, कभी कभी डायरेक्ट मनेर दे दे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नदी है पुनपुन। पठारी भाग से निकलती है, पलामू झारखंड से। पलामू से निकलती है। अच्छा, ये हो गया कौन सा नदी भाई? तो सोन। और कहां से निकलती है ये नदी कौन सा हो गया? पुनपुन। और गंगा में कहां से मिलती है? बरौनी। पटना के फतुआ। गए कभी यहां? देखे नदी को? कभी जाइए उस नदी में और देखिए और कहीं तुम ही हो पुनपुन। गए हैं? जब आपको आश्चर्य होगा, जब आप लोग बिपाट जाइएगा ना, गया मतलब हर का सपना है ना गया जाने का, तो जब गया जाइएगा तो वहां का जो हॉस्टल है उसका नाम है, हॉस्टल का नाम ही नदी के नाम पे। जैसे हम लोग गए थे तो हम लोग गंगा नदी में रुके थे, मतलब गंगा हॉस्टल में, ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल में, अलखनंदा हॉस्टल में। इसी तरह से मेस का नाम है निरंजना मेस, मतलब ऐसे लगेगा कि स्वर्ग आ गए। ठीक है, लेकिन देखने में ही। उसके बाद जो 5:30 बजे से उठाएगा और फिर बेड पे आपको जाने का मौका मिलेगा 9 बजे और फिर 5:30 बजे। ठीक है, जाना चाहिए, हर किसी का लाइफ का पार्ट होता है। बस उसके लिए एक बार ईमानदारी से तैयारी कीजिए, और हर कोई कर सकता है। बीपीएससी निकालने के लिए बहुत तेज आदमी की जरूरत नहीं होता है, अब बहुत मूर्ख भी नहीं होता है, बस एवरेज स्टूडेंट हो उसी से जो है बीपीएससी निकलता है। बहुत तेज आदमी कभी निकाल ही नहीं सकता, उसके पास पैसेंस नहीं होता है। ठीक,
तो समय हो रहा है, पुनपुन नदी हम लोग देख लिए। पुनपुन नदी कहां से निकलती है? पलामू झारखंड। और कहां मिलती है गंगा में जाके? फतुआ। चलिए गुड। पुनपुन के बाद एक नदी है जिसका नाम है क्यूल। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी अब नहीं है। इसका उद्गम है पारसनाथ पहाड़ी झारखंड से, और सूर्यगढ़ा की नदी गंगा में मिलती है। क्यूल कहां से निकलती है? पारसनाथ। और गंगा में कहां मिलती है? लखीसराय के सूर्यगढ़ा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग के लिए, मतलब साउथ इंडिया वाले लोग के लिए ये थोड़ा पवित्र नदी इसलिए माना जाता है क्योंकि सब लोग जाकर के इस नदी में स्नान करता है, और ये नदी चुकी जाकर के गंगा में मिल जाती है। और लखीसराय जैसे कहता है कि चलो क्यूल नहाने, लेकिन लखीसराय यहाँ पे एक एरिया आएगा, हाथदा। हाथदा एक क्षेत्र है ना, वहां पे गंगा बड़ा जो है, मतलब सबसे करीब से वहीं से गुजरता है। तो हो गया क्यूल नदी। इसके बाद एक नदी है, हालांकि लखीसराय के इधर ही होगा, बाद में देख लेते हैं, इधर ही। क्यूल बाद में होगा। क्यूल के पहले एक और नदी है, ये क्यूल हो गया ना, ये एक और नदी है, भूल गए, जिसका नाम है फल्गु। अच्छा, इसको ऐसे कर लेते हैं, क्यूल के जगह इसी को कर लेते हैं। है ना, पारसनाथ ही छोड़ देते हैं। इसका नाम क्या हो गया? फल्गु। फल्गु को ही निरंजना नदी कहा जाता है। फल्गु ये गया से गुजरती है। ये फल्गु नदी निकलती कहां से? ये भी छोटा न, लीलाजन जगह है, निरंजना इसको कहा जाता है। ये भी जो है फल्गु नदी पारसनाथ की पहाड़ी से फल्गु कहां से निकलती है? ये भी जो है वहीं हजारीबाग का एक जगह है, जिसका नाम है खमरूडीहा। टेरी पहाड़ी गिरिडीह, खमरूडीहा। हजारीबाग लिख लीजिए ना, हजारीबाग, फल्गु, हजारीबाग। लेकिन मोटा मोटी छोटा नागपुर है, हजारीबाग से छोड़िए, छोटा नागपुर है। और ये जो है ना, ये फल्गु नदी ये गंगा में नहीं मिलती है ना, ये थोड़ा सा पुनपुन में मिलती है, लेकिन मतलब गंगा तक जाते जाते ना ये क्या हो जाता है, गंगा तक जाते जाते ये विलुप्त हो जाती। लेकिन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है फल्गु नदी, वही निरंजना। गया इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, बुद्ध जी को यहीं पे मिला था, विष्णुपद मंदिर यही है। और इस समय पानी नहीं है, तो देख रहे हैं ना, जल उद्धव योजना के तहत कुछ कुछ किया जा रहा है। गया जाइएगा ना तो ये सब मिलेगा, रबर डैम वगैरह ये सब देखिएगा। विष्णुपद मंदिर ऐसा कहा जाता है कि माता सीता पिंडदान यहीं किया जाता है। हाँ, शराब दिया गया बोला जाता है, सही है। उसके बाद फल्गु हो गया था, ये क्यूल लिखाए थे ना, इसके बाद है क्यूल। थोड़ा फास्ट लिखिए। अब क्यूल कहां से निकल रहा था? पारसनाथ। और मिल कहां रहा था? ये सूर्यगढ़ा। और उसके बाद ज्यादा नदी नहीं है। ये वो लास्ट में अजय नदी है, देवघर झारखंड से निकलता है। भागीरथी में जाके मिलता है अजय नदी। ये गंगा में नहीं मिलता है, गंगा का भागीरथी। इसके बाद भी एक चंदन नदी वगैरह है, उतना। लेकिन साउथ में
देखिए साउथ में मेनली रूप से आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले कर्मनासा सबसे महत्वपूर्ण, दूसरा इसके बाद फल्गु, तो बीच में कहां से आ गया ये, फल्गु निरंजना, उसके बाद क्यूल और सबसे लास्ट में अजय। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या ध्यान रखना है। कल भी क्लास होगा, कल कौन दिन है? शनिवार ना? हाँ, तो कल इसके पूरे और फैक्ट को, कुछ फैक्ट को बताएंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे मिट्टी में। तो इसमें आपको याद रखना है, जैसे आप लोग अब बोलते चलिए, हम नाम बताएंगे और आपको बताना है उद्गम स्थल और गंगा में मिलने वाला जगह। जैसे घाघरा, घाघरा और निकल, दोनों बोलना है। निकलती कहां से और मिलती कहां से? अभी देख के बोलिए। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय। तो अब देखिए ये जो नदी है बिहार, मतलब बीपीएससी हर साल 1 से 2 क्वेश्चन नदी से पूछता है, लेकिन क्या पूछेगा अगला बार हमको भी किसी को नहीं पता होता। लेकिन इस तरीके से अगर आप तैयार कर लेते हैं तो यहां से आपका आराम से, जैसे आपको दे देगा 5 को 4 को ऑप्शन, बोलते देखो उत्तर से आकर के गंगा में मिलने वाली नदी कौन कौन है, लगा लीजिएगा टिक। दक्षिण से आकर के मिलने वाली नदी कौन कौन सा है, बहुत हार्ड करेगा, गंगा में कहां आके मिलती है, कहां से निकलती है, सजाने के लिए दे देगा कि गंगा में जो उत्तर से आकर के नदियां मिलती है उसको पूर्व से पश्चिम सजाइए। तो कैसे सजाइएगा? महानंदा से शुरू करिए, महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, और हो सकता है आपको पश्चिम से पूरब पूछ दे, आपके दिमाग में रहेगा पश्चिम पूरब, क्योंकि आपने शुरू किया ऐसे। हो सकता है साउथ वाला जो है पूरब से पश्चिम पूछ दे। तो ये नदियां हमेशा क्वेश्चन यहां से रहता है। अब इसे सिंपल आपको तो ये भी पता है, अब आपसे हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे। अब बताइए कि सोन नदी बिहार के किन किन जिलों से गुजरती है? ऑप्शन देगा, मान लिया रोहतास, कैमूर, ठीक है, पटना, भोजपुर, और एक ऑप्शन दे देगा आपको पूर्वी चंपारण, मतलब नहीं गुजरती है पूर्वी चंपारण। एक दे देगा पूर्णिया, एक दे देगा जम्मू, एक दे देगा कुछ हो। तो आपके दिमाग में हिट करना चाहिए ना कि गंगा नदी, सोन नदी कहां बताए थे सर, केन्ने से आता है, तो एन्ने से आता है, तो इनौकर वलन जिला से गुजरेगा, ये पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जाएगा। लेकिन अगर आपको मैप का ज्ञान नहीं होगा तो कितना रटिएगा। हाँ, इसलिए मेरा मानना है कि पढ़ाई इस तरह से करो कि उसके बाद पढ़ने की जरूरत ना। ठीक है, इस तरीके से आप पकड़ बनाइए। फिर मिलते हैं कल। भगवान